गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, बताइए जरा क्या हाल चाल है आप सबका। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बताओ जी बच्चे, आजकल गुड मॉर्निंग भी नहीं करते। ओके, गुड मॉर्निंग। चलो बेटे, आज जो हमें टॉपिक करना है, जरा सावधान हो जाइए। बिल्कुल टाइट पोजीशन में बैठिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ढिलाई वाला टॉपिक नहीं। ठीक है। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जरा ध्यान से समझिए। बेटे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। रिलायंस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। अब जब ये इशू करेगी शेयर्स, तो पब्लिक अप्लाई भी करेगी। इसका मतलब ये कि पब्लिक एप्लीकेशन डालती है कि जी हमें शेयर्स दे दो। इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है और इसे सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है, कि पब्लिक ने सब्सक्राइब करा है शेयर्स के लिए। तो जब जब शेयर्स इशू होते हैं तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स भी होता है, यानी कि एप्लीकेशंस भी आती है। आप इसे सब्सक्रिप्शन कह लीजिए, आप इसे एप्लीकेशन, जो आपके मन में अच्छा लगे आप वो कह लीजिए। वैसे टेक्निकली दोनों ही चीजें करेक्ट है। अब बेटे 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो जानते हैं 3 सिचुएशन पॉसिबल है शेयर्स इशू करने के बाद। या तो होगा ये कि हमारे जो एप्लीकेशन आएंगी वो लेस देन 1 लाख आएंगी, लेस देन 1 लाख जितने हमने इशू किए। या हो सकता है कि एग्जैक्टली इक्वल आ जाए टू 1 लाख। ओके। और ये भी हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा आ जाए, मोर देन 1 लाख। ये 3 तरह की संभावनाएं हैं। भाई अगर 1 लाख शेयर्स में इशू करता हूं तो हो सकता है पब्लिक कम ही अप्लाई करे, हो सकता है बराबर 1 लाख अप्लाई करे, हो सकता है इससे ज्यादा के लिए अप्लाई करे। तो इसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हमारे पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन कम आती है, और अगर बराबर आए तो इसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन एट पार, कि जितना हमने इशू किया उतने ही एप्लीकेशन आ गई। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आई, तो इसे कहा जाएगा मेरे बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब ये, अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एप्लीकेशन कम होती है कंपैरेटिवली इशूड शेयर्स के। पार का मतलब है ऐसी सिचुएशन जितने हमने शेयर इशू किए उतनी ही एप्लीकेशन। और मोर देन, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने शेयर इशू हुए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई। करेक्ट। अब बेटे इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो जितने शेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख इशू किए, 97,000 अप्लाइड है, तो आप पूरा क्वेश्चन अब 97,000 से करिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 लाख एप्लीकेशन आई, एग्जैक्टली इक्वल आई, तो आप पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर से ही करिएगा, मतलब सारी एंट्रीज
1 लाख शेयर से, और यहां पे सारी एंट्रीज 97,000 शेयर से। ऐसा हमने कर रखा है क्वेश्चन में। ये दोनों टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए, लेकिन आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ज्यादा शेयर्स आएंगे, तो हम डायरेक्टली कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हमें यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन की पहेली को सुलझाने के लिए बनाना पड़ेगा एक टेबल, जिसको नाम दिया जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। आज मैं आपको यही चीजें सिखाने वाला हूं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो टेबल कैसे बनेगा वर्किंग नोट्स में, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज ओवर सब्सक्रिप्शन की किस तरह से होगी। ये हमारी क्लास का मोटिव होगा जी आज का। तो देखिए अब जरा अपने नोट्स, टॉपिक नंबर 6, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये लिखवा रखा है। ओवर सब्सक्रिप्शन रिप्रेजेंट्स excess of applications, excess of applied shares over shares issued। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अप्लाइड शेयर्स ज्यादा होते हैं इशूड शेयर से। बिल्कुल करेक्ट बात है जी। एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है जितनी हमने इशू किया होता है उससे। बस ये बात मैंने यहां पे लिखवा दी है। अब समझिएगा। अब बेटे आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो क्या सिचुएशन है। बेटे एक बात बताओ जरा, मान लो मैं आपसे कहता हूं एक कॉलेज के अंदर 1 लाख सीट्स है। इतनी सीट्स अवेलेबल है जी एक कॉलेज के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए 1 लाख सीट्स है, और बच्चे अप्लाई कर देते हैं 2,50,000। सीट है 1 लाख, एप्लीकेशन आ गई 2,50,000 की। अब क्या किया जाए बताओ। क्या हम ऐसा कर दें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहले आया उसको सीट दे दे? नहीं करेंगे ऐसा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे तो बेटे धक्का मुक्की हो जाएगी, कत्ले आम मच जाएगा। लाइन में लोग खड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर चाकू बरसाने लग जाएंगे कि मुझे आगे जाने दो। ऐसा करना कतई सही नहीं है किसी भी लिहाज से। एक तो इसमें टैलेंट की कदर नहीं होती है, और दूसरा इसमें क्राइम को बढ़ावा मिलता है। तो बेटे क्या करें अब? 2.5 लाख बच्चों को 1 लाख की सीट पे तो बिठा नहीं सकते। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ परसेंटेज निकालता है कि भैया आपकी अगर एक सर्टेन परसेंटेज है तो फिर आप आ जाइए, वरना फिर आप चले जाइए। भीड़ को छांटने का एक तरीका निकाला। ठीक है, अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा रिलायंस कंपनी को। देखिए अब यहां पे परसेंटेज बेसिस पे तो हम शेयर्स देंगे नहीं, तो हम किस बेसिस पे दें? देखो बेटे जी, होता क्या है, रिलायंस कंपनी के पास जब भी ये ओवर सब्सक्रिप्शन आया, आप एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं जी शेयर इशू किए गए 1 लाख, और आपके पास एप्लीकेशन आ गई 2.5 लाख। तो ये बताओ बेटे कितने एक्सेस एप्लीकेशन आई है? 1 लाख इशू किए गए, पब्लिक ने 2.5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये बता दीजिए कि एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई? वन 1.5 लैक्स। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है सोनल, बिल्कुल सही है बेटे। 1,50,000 आई। ठीक है, अब क्या किया जाए इस 1,50,000 का? तो देखिए अब जरा क्या क्या ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। ध्यान से समझना बेटी जी, मैं आपको बताने लग रहा हूं कि अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है
ये जो 1.5 लाख है, इन सब को ये बोल दिया जाए कि अपने घर बैठिए फुल रिजेक्शन कर दिया जाए, मतलब सबको रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये कैसे रिजेक्ट किया जाए? जो 1.5 लाख एप्लीकेशन बाद में आई थी, देर से आई थी, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक और भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि हम कोई भी रिजेक्शन फुल ना करें, नो रिजेक्शन फुल्ली, बट पार्शली करें रिजेक्शन, पार्शल रिजेक्शन करें। पार्शल का मतलब होता है जी थोड़ा रिजेक्शन कर दे। इसे टेक्निकली कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होती है। अब ये क्या होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट? देखो बेटे, बात जरा ध्यान से समझो। अगर हम फुल रिजेक्शन करते ना, इसमें बड़े लफड़े। किस तरीके से? अगर आपने 1.5 लाख लोगों को एक साथ कह दिया कि भैया तुम बाद में आए थे, घर जाओ, तो वो पता है क्या आवाज उठाएंगे? बाद में कब आए थे? क्या हम एंड हो जाने के बाद आए थे डेट? क्या हम क्लोज हो जाने के बाद आए थे सब्सक्रिप्शन? नहीं। बाद से क्या मतलब है आपका? अरे बाद में आए थे तो हम आए तो आपकी दी गई तारीख में थे, आपने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया? आवाजें उठने लगेंगी, पब्लिक ऐसी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाएंगी। और जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, तो बेटे कुछ नहीं पता कि कंपनी के दरवाजे के बाहर जाके पूरा आंदोलन प्रदर्शन करने लग जाए और कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी इससे। तो कंपनी इस ऑप्शन 1 से बचना चाहेगी। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी जाती है जी सबसे आसान ऑप्शन, वो है प्रो राटा अलॉटमेंट कर देना, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना। अब ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या होता है जरा देखिएगा। कंपनी कहती है हम पता है क्या करेंगे, हम रिजेक्ट किसी को भी नहीं कर रहे, किसी को भी पूरा मना नहीं कर रहे, सबको थोड़ा थोड़ा मना करेंगे। कैसे? वो कहती है जी देखो 2.5 लाख एप्लीकेशन आई, हम क्या करेंगे, 2.5 लाख एप्लीकेशन के बदले में 1 लाख शेयर्स दे देंगे और रेशो बेसिस पे देंगे। क्या है रेशो बेसिस जरा समझिएगा। भाई 2,50,000 लोग हैं लेने वाले, और 1 लाख हमने शेयर्स इशू कर रहे हैं। बेटे ध्यान से समझ रहे, ये जो 2.5 लाख है ये एप्लीकेशंस है। ऐसा मत समझना कि एक व्यक्ति ने एक शेयर के लिए अप्लाई करा है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने 500 शेयर के लिए अप्लाई करो, हो सकता है किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई करो, हो सकता है किसी ने 10,000 के लिए, हो सकता है किसी ने 50,000 के लिए अप्लाई करो। समझ रहे हैं बात? सब ने अलग 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 एप्लीकेशंस डाली होती है, क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो कंपनी पता है क्या कहती है, भैया देखो हम क्या करेंगे, हम तो इस रेशो में अलॉटमेंट कर देंगे। ये रेशो क्या है जरा देखिएगा। ये मैं 0 0 कैंसिल कर देता हूं, 4 यहां से और 4 यहां से, तो ये बचा 25 और ये बचा 10। क्या और भी सिंप्लीफाई हो सकता है? 5 कॉमन आ रहा है जी, तो 5 5 जा और 2 5 2 जा 10। तो मेरे पास एक रेशो पता है क्या निकल के आ रही है, वो है 5:2। ये रेशो आ रही है। अब ये 5:2 क्या है? ये है एप्लीकेशन की रेशो, और ये है जो हम शेयर इशू कर रहे थे उसकी रेशो। तो अब कंपनी डिक्लेयर कर देगी साहब हम शेयर इशू करेंगे 5:2 की रेशो में प्रो राटा बेसिस पे। बेटे प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है रेशो। तो मतलब जब मैं कहता हूं ना प्रो राटा बेसिस, तो मतलब रेशो बेसिस पे, और वो रेशो होगी ये। इसका मतलब है कि जिस किसी व्यक्ति ने 5 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसे 2 शेयर मिलेंगे, और आपके हर 5 एप्लीकेशन के बदले में 2 शेयर आएंगे। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि किसी इंसान ने
किसी इन्वेस्टर ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा था, तो बेटे हर 5 के बदले में 2 शेयर आने, तो इसे 5 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे पता है कितने मिल जाएंगे? 2,000। हमने इसे रिजेक्ट नहीं करा, हमने इसे 5,000 के बदले में कितने दे दिए? 2,000। और जो 3,000 एप्लीकेशन थी वो इसकी रिजेक्ट हो गई। ये भी क्या सोचेगा अपने मन में, चलो इट्स क्वाइट फेयर, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, और वो गुस्सा नहीं करेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो बेटे 5 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4,000 शेयर उससे मिल जाएंगे, और बाकी की 6,000 एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी ने 500 शेयर के लिए अप्लाई करा है, तो उसे 200 शेयर मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं लोग किस तरह से कंपनी अलॉटमेंट कर रही है, जिसकी ज्यादा एप्लीकेशन उसे उसी हिसाब से शेयर्स बांट दिए गए। इस सेफ तरीके को कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो अगर कभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ जाती है, तो बेटे वो 2 तरीके से डील करती है, पहला रिजेक्शन और दूसरा है प्रो राटा अलॉटमेंट। और एक अब आजकल चलता है जी एक तीसरा तरीका, हाइब्रिड तरीका, वो है इन दोनों का मिक्सचर। दोनों का मिक्सचर मतलब 2.5 लाख में से मान लो 50,000 को कंप्लीट रिजेक्शन, ठीक है, और बाकी 2 लाख को 1 लाख शेयर दे देंगे, फिर रेशो बन जाएगी 2:1। इस तरीके से कंपनी 3 ऑप्शन इस्तेमाल करती है, या तो कंप्लीट रिजेक्शन कर देगी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का, या प्रो राटा अलॉटमेंट कर देगी, मतलब जिसमें कंप्लीट किसी का भी रिजेक्ट नहीं होगा, या फिर दोनों कैटेगरी को मिक्स कर देगी। इसी बात को मैंने यहां पे नोट्स में सेकंड पॉइंट में लिखवाया है कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आती है तो हम डील कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है कि हम फुल रिजेक्शन करेंगे, दूसरा ऑप्शन है कोई फुल रिजेक्शन नहीं होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट? रेशो बेसिस पे अलॉटमेंट करना। ओके। तीसरा ऑप्शन है कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट क्या होता है? इसमें पार्शियल रिजेक्शन और पार्शियल अलॉटमेंट होता है। पार्शियल रिजेक्शन मतलब ये कि कुछ को तो कंप्लीट मना कर देंगे और कुछ को प्रो राटा बेसिस पे दे देंगे। इस तरह से इन दोनों कैटेगरी का, इन दोनों ऑप्शन का मिक्स होता है ये कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। ठीक है बेटे जी, समझ गए इस बात को? अब ये भी समझ में आ गया कि हम किस तरह से डील करेंगे, ये भी समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन का एक टेबल बनाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस में। ये उस टेबल की झलकी है, जरा देख लीजिए कैसे टेबल बनेगा। हर ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमें ये टेबल बनाना है। आप में से कई बच्चे इसे किसी और फॉर्मेट में बनाते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फॉर्मेट से बना लीजिए। हर बुक में एक ऑथर कैसे बनाता है, दूसरा ऑथर अलग तरीके से बनाता है। रिजल्ट आपका सही आना चाहिए। आई डोंट माइंड द वे यू प्रिपेयर ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। ओके। और जो मैं टेबल आपको बता रहा हूं, ये मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं, आप कोई भी टेबल बनाएंगे ये उससे कम लेंदी है, एक बात, और ये उससे कहीं ज्यादा आसान रहेगा समझना, दूसरी बात। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने ट्यूशन वगैरह पे पढ़ लिया होगा, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, सर हम तो वैसे ही बनाएंगे, तो स्टिल इट इज योर विश। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं जी, मुझे पता है कि ये कई तरीके से बच्चे बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे आसान तरीका एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसा तरीका बुक में नहीं गिवन है, ये बस उसी टेबल को मैंने थोड़ा सा काट छाट करी है इसमें। बेटे देखो, इस ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में कुल मिला के 7 कॉलम बनेंगे, 7। जितने अजूबे इस दुनिया में उतने कॉलम ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में, इस तरीके से याद रखना।
पहला कॉलम होगा कैटेगरी का, दूसरा कॉलम होगा शेयर्स अप्लाइड का, तीसरा शेयर्स अलॉटेड, चौथा होगा एक्सेस शेयर्स। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं जी, पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। जैसे कैटेगरी क्या, मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले मैंने क्या कहा कि हमने क्या करा जी, 2.5 लाख के बदले में 1.5 लाख इशू कर दिए। ठीक है, तो 2.5 लाख के बदले में 1.5 लाख इशू कर दिए, तो इसका मतलब ये कि हमने सारे के सारे शेयर एक ही कैटेगरी में डाल दिए। एक मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि 2.5 लाख में से 50,000 को फुल रिजेक्ट और 2 लाख के बदले में 1 लाख, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बन गई। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिखूंगा कि मैंने कितनी कैटेगरी बनाई। ओके, फिर उसके बाद शेयर अप्लाइड, उस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई, कितने हमने शेयर दिए। फिर एक्सेस शेयर कैसे आता है, एप्लीकेशन में से अलॉटेड शेयर माइनस कर दीजिए, एक्सेस शेयर आ गया। फिर हम निकालते हैं एक्सेस मनी। जैसे देखिए मैं यहां पे ना करके दिखा देता हूं। जैसे बेटे मान लो कि हम 2 कैटेगरी में अलॉटमेंट करते हैं, तो 2 कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होगी। एक तो मैंने कहा कि 2 लाख के बदले में हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, और जो 50,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उससे हम क्या कर रहे हैं जी, कुछ भी नहीं दे रहे, नहीं। तो बेटे ये 2 कैटेगरी बन गई। अब बताओ इसमें एक्सेस शेयर कितने हुए। 2 लाख एप्लीकेशन है, 1 लाख हमने दिए, तो फालतू शेयर कितने बच गए, 1 लाख। ये होता है जी एक्सेस शेयर। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए इस वाली कैटेगरी में फालतू शेयर कितने बचे। एप्लीकेशन आई 50,000, हमने दिए 0, तो एक्सेस शेयर्स मतलब जो हम नहीं दे पाए शेयर्स, वो कितने हुए, 50,000। एक्सेस मनी कैसे आता है, ये आता है एक्सेस शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी से, तो उसे हम कह देते हैं एक्सेस मनी। ठीक है बेटे। अब देखिएगा, अब होता क्या है, मान लीजिए कि एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, तो बेटे 1 लाख को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सेस मनी 2 लाख ये आएगा, और 1 लाख ये आएगा। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो पहली कैटेगरी में मेरे पास एक्सेस मनी है 2 लाख, और दूसरी कैटेगरी में है 1 लाख। अब क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। जिनको हमने कुछ भी शेयर अलॉट करे, जैसे इस कैटेगरी में हमने 1 लाख शेयर्स दिए, और इसका हमारे पास 2 लाख रुपए इस कैटेगरी में इन शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। हम क्या करते हैं जी, इन शेयर होल्डर से बात करते हैं कि देखिए आपको हमें अगली किस्तों का पैसा तो देना ही है। अगली किस्त मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो क्यों ना आपके इस एक्स्ट्रा मनी को हम अगली किस्तों पे एडवांस के तौर पे रख लें। समझ रहे हैं बात, तो एडवांस के तौर पे रख लेते हैं, क्योंकि आपको हमने अगर शेयर से 1 लाख दे रखे हैं तो आपको आगे जाके हमें पैसा तो देना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 लाख को यहां एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे। जितना जितना एडजस्ट होता है, वो कैसे होता है ये हम बाद में आपको बताएंगे। चलिए बाद में क्या, अभी देख लीजिए। मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि अलॉटमेंट है 3 रुपए की, तो मैं अलॉटमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पता है कितने रुपए मंगा सकता हूं, 3 रुपए एक शेयर पे। और इस कैटेगरी में मैं कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं, इस कैटेगरी में मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट पे पता है कितने मंगवा सकता हूं, भविष्य में 3 लाख। तो मतलब ये कि अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए फ्यूचर में मंगवाए जा सकते हैं, और 2 लाख रुपए मेरे पास एडवांस आया हुआ है, आया हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा जी, 2 लाख यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा कि अलॉटमेंट का एडवांस आ गया, 3 लाख में से 2 लाख रुपए आ गए। मान लीजिए कि ये 3.5 लाख होता, तो बेटे मैं अलॉटमेंट पे मैक्सिमम पता है कितना एडजस्ट कर पाता, 1 लाख इंटू में 3 लाख, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा तो मेरी अलॉटमेंट पे लेने की क्षमता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, 3 लाख तो यहां एडजस्ट हो जाते हैं,
और जो एक्स्ट्रा 50,000 है उसे हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से बात हमें चलानी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में। ठीक है, अब देखते हैं इस वाली कैटेगरी में। इस वाली कैटेगरी में हमारे पास एक्सेस मनी है 1 लाख और क्या हमने शेयर्स दिए, बताइए जरा। हमने इस कैटेगरी में किसी को भी शेयर नहीं दिए। तो एक बात बताइए, अगर शेयर्स दिए नहीं तो क्या फ्यूचर में हम इनसे अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा मंगवाएंगे? बोलो जरा। नहीं मंगवाएंगे ना, क्योंकि बेटे अगर हम शेयर्स ही नहीं दे रहे तो फ्यूचर का पैसा मंगवाएंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमें ये वाला पैसा रिफंड करना पड़ेगा भाई। उस देखो 1 लाख रुपए आए, वो आपसे शेयर चाहते थे, आपने उन्हें मना कर दिया, तो पैसे थोड़ी ना रखोगे। अब ये वापसी करना पड़ेगा और जो वापसी करना पड़ता है वो आ जाता है जी सीधा बैंक में। ये यहां एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से 7 कॉलम में हम काम करेंगे। पहला कैटेगरी, दूसरा शेयर अप्लाइड, तीसरा शेयर्स अलॉटेड, चौथा एक्सेस शेयर, फिर एक्सेस मनी, फिर आता है जी एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, जो कि अगली इंस्टॉलमेंट में पॉसिबल है, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। और लास्ट का कॉलम होता है बैंक, कि जो पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता इन तीनों पे उसे कर दिया जाएगा वापसी। डन हो गई बात। इस तरीके से हमें काम करना है। अब ये मैंने यहां पे नोट्स लिखवा दिए हैं कि इस टेबल को बनाते वक्त आपको कुछ बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। वो क्या है? पहली बात, फुल रिजेक्टेड एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड थ्रू बैंक। अगर आपने कंप्लीट रिजेक्शन करा है, जैसे देखिए जीरो, आपने सबको जीरो शेयर्स दिए, इसका मतलब आपने कुछ नहीं दिया, फुल रिजेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेस मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक। ओके, हाँ जी, मैं नोट सेंड कर दूंगा ब्रजेश। तो बेटे ये देखो, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए अगर अलॉटमेंट की जाए अगेंस्ट अप्लाइड शेयर, मतलब अप्लाइड शेयर के अगेंस्ट हमने कुछ भी अलॉटमेंट करी हो, तो एक्सेस मनी विल बी ट्रीटेड एज एडवांस फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेस मनी को हम एडवांस मानेंगे। तो दो सिचुएशन है बेटे, अगर आपने अलॉटमेंट की तो आप एक्सेस मनी को अगली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस मानिएगा, और अगर अलॉटमेंट नहीं की तो एक्सेस मनी के बारे में कुछ मत सोचिए, वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापसी ही करना पड़ेगा। ये है जी ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बातें बताई, मैं एक बार झटपट रिवीजन देता हूं। मैंने आपको बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है जब एप्लीकेशन इशूड शेयर से ज्यादा आती है। ऐसी सिचुएशन में 3 ऑप्शन होते हैं कि हम पूरा मना कर दें, हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें, या इन दोनों पहले दो ऑप्शन की एक हाइब्रिड कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट कर दें। आप किसी भी तरीके से अलॉटमेंट करिए, आपको इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें 7 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरी, फिर शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड, फिर एक्सेस शेयर, फिर एक्सेस मनी, फिर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट। उस एक्सेस मनी एडजस्टमेंट में अगली किस्तें लिखी जाएंगी, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, और लास्ट कॉलम होगा बैंक। और एक बात का ध्यान रखेंगे टेबल बनाते वक्त, अगर आपने कंप्लीट रिजेक्शन करा है तो सारा का सारा पैसा बैंक में जाएगा, और अगर आपने कुछ भी शेयर अलॉट कर दिए तो एक्सेस मनी को एडवांस माना जाएगा। बस जी, ये उसूल रहेगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब मुझे जल्दी से आप बताइए, यहां तक आपको सारी बातें अगर समझ में आई हो तब तो मैं इस एग्जाम्पल पे चलूं। बोलो बेटे जी जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से बताइए, समझ में आ गया तो आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। प्लीज टाइम बर्बाद मत करिएगा, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए जी, अब इस एग्जाम्पल से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखो बेटे एग्जाम्पल में क्या बताया, मैंने यहां लिखा है कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए, और एप्लीकेशन आ गई 1,30,000। तो क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? बिल्कुल हो गया जी, एप्लीकेशन इशूड शेयर से ज्यादा है।
अब पैसा 10 रुपए ऐसे आ रहा है एप्लीकेशन पे, 4 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 1 रुपया 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया सेकंड कॉल पे। पूरे 10 रुपए हमें इस हिसाब से मिलने वाले हैं। ऑल एप्लीकेशंस वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। हुआ ये है कि सभी एप्लीकेशंस को हमने अलॉटमेंट कर दिया प्रो राटा बेसिस पे, मतलब हमने किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा। तो इसका मतलब बेटे ये कि 1,30,000 के बदले में हमने 1,00,000 शेयर्स दे दिए। अब यहां पे कई बच्चे इस प्रो राटा वर्ड से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रो राटा क्या है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रो राटा का असली मतलब क्या होता है। मैंने अभी तक बताया कि प्रो राटा का मतलब होता है कि आप रेशो बेसिस अलॉटमेंट करते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं। तो बेटे अब जरा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनना, प्रो राटा क्या चीज है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये बात लिखवा दी थी। एंड इट रिप्रेजेंट इशू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल शेयर, लेकिन ये बात अभी तक नहीं बताई। मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब ये कि इशू करना मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स का मतलब है कि जितने भी मेरे पास संभव है, मेरी जितने भी इशू हुए थे शेयर्स, उसमें से जितने भी मेरे पास संभव है वो सारे शेयर्स दे दूंगा। अब देखना बेटे, मान लो यहां पे जैसे बताया कि हमने सभी एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे दिया, तो इसका मतलब मैं जितने मैक्सिमम दे सकता हूं सारे शेयर दे दूंगा। बेटे मैंने कितने शेयर इशू किए? 1,00,000। तो मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे पाऊंगा? 1,00,000। तो इसका मतलब मैं 1,30 के बदले में कितने शेयर दे दूंगा? 1,00,000। लेकिन इसका मतलब ये कतई मत समझ लीजिएगा कि प्रो राटा का मतलब ये है कि जितने हमने इशू किए हम वही सारे शेयर्स इशू कर रहे हैं, वही सारे शेयर अलॉट कर रहे हैं। प्रो राटा का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल शेयर अलॉट कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि 1,30 में से हमने 30,000 को 30,000 शेयर दे दिए। क्या करा बेटे? 30,000 एप्लीकेशन पे 30,000 ही शेयर दे दिए। तो एक बात बताइए, 1,00,000 में से 30,000 शेयर तो आपके इशू हो गए ना? हो गए या नहीं हो गए? तो 30,000 तो बेटे आपके चले गए। अब आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल शेयर कितने बचे? 70,000। तो अगर अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है रिमेनिंग एप्लीकेंट 30,000 के बाद 1,00,000 है, उनके बदले में 1,00,000 नहीं दिए, 70,000 दिए। तो आप प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल शेयर इशू करना ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगर ये बात अभी समझ ना भी आई हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाके फिर कवर होगी। अभी तो फिलहाल यहां पे ध्यान दीजिए। बेटे अब ये बताओ जरा, अगर हमने सभी एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे दिया तो इसमें कैटेगरी कितनी बन रही है जी? सिर्फ एक। तो चलिए पहले ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम कैटेगरी, दूसरा कॉलम शेयर अप्लाइड, तीसरा कॉलम शेयर्स अलॉटेड, फिर आएगा एक्सेस शेयर, फिर आएगा एक्सेस मनी, फिर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और इसके नीचे लिखेगा अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, फर्दर इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के बाद वाली, वो लिखनी होती है जी यहां। और आखिरी कॉलम बैंक। टेबल बन गया। कैटेगरी इसमें एक ही बन रही है, हमने 1,30 के बदले में 1,00,000 शेयर इशू किए। तो ये बताइए एक्सेस शेयर कितने आए? 30,000। और एक्सेस मनी कैसे आया? आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी ही देखे जाता है। तो बेटे उसने कितने रुपए दिए होंगे? एप्लीकेशन की ही किस्त दी होगी 30,000 पे। 30,000 इंटू में 4 करेंगे, 1,20,000। ये है जी हमारा एक्सेस मनी। अब क्योंकि इस कैटेगरी में जीरो अलॉटमेंट नहीं है, हमने कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं, तो इस पैसे को हम वापसी नहीं करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस रख लेंगे। अब ये एडवांस कौन सी इंस्टॉलमेंट का माना जाए? अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का? तो ये कैसे समझ रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या करा,
अलॉटमेंट के 3 रुपए थे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए थे और सेकंड कॉल के 1 रुपए थे। पहले तो मैंने यही लिख दिया। क्योंकि इस कैटेगरी में बेटे जी अलॉटमेंट हुई है तो मैं 1,20,000 को वापसी नहीं करूंगा, बल्कि अगली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस मानूंगा। अब कैसे एडवांस चेक किया जाता है देखिएगा बेटे, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स पे आ जाइए। जैसे इस कैटेगरी में ये है अलॉटेड शेयर 1 लाख, तो बेटे मैं ज्यादा से ज्यादा इस कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स पे पैसा मंगवा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शेयर्स ही इशू कितने किए हैं, 1 लाख, और 1 लाख पे अलॉटमेंट पे मैं कितने रुपए मंगवाऊंगा, 3 रुपए। तो इसका मतलब मैं अलॉटमेंट पे ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मंगवा सकता हूं। तो क्या ये 1,20,000 3 लाख से कम है? जी हाँ, बिल्कुल कम है। तो बेटे ये सारा पैसा अलॉटमेंट का एडवांस मान के यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 4,20,000 होता, तो बेटे अलॉटमेंट की कैपेसिटी सिर्फ 3 लाख तक की थी, तो ये 3 लाख पूरे हो जाते, 1,20,000 फिर फर्स्ट कॉल पे चले जाते। इस तरीके से होता है। और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल के भी एक्सेस रह गए तो सेकंड कॉल पे, और अगर मान लीजिए सेकंड कॉल में भी एक्सेस रह गए तो बेटे जो एक्सेस रहेगा सेकंड कॉल के बाद वो तो हम पैसा रख नहीं सकते, वो फिर वापसी ही करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अपने इस टेबल का इस तरह से टोटल कर देंगे। शेयर अप्लाइड 1,30, शेयर अलॉटेड 1 लाख, एक्सेस शेयर का टोटल 30, एक्सेस मनी 1,20,000 और ये 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ओके है जी बात। ये टेबल बनाना आ गया। आज बस हम ये टेबल ही करेंगे, और कुछ बताइए जी, डाउट हो यहां तक तो। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। जल्दी से बताइए जी, कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दे फटाफट, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, मैं आपको मैसेज में ही जवाब दे दूंगा। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, ओके बाय।